हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग के EMRS के जो वैकेंसी आई इसमें आप लोगों ने फॉर्म फिल कर ही दिया होगा। इसके PYQs मैं आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ। अलग अलग जो सब्जेक्ट वाइज जनरल पेपर था जो कि अब आपका टियर 1 के नाम से रहेगा। तो अब टियर 1 आपका होने वाला है जो कि दिसंबर में इसकी एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है। तो उसके लिए अलग अलग जो सब्जेक्ट हैं उसके मैं PYQs लेकर के आ रही हूँ। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड का है, उसके मैंने आप लोग को ऑलरेडी करा दिए हैं। उसके प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर दिए हैं, तो ज़रूर से देख लीजिएगा। अगर आपने नहीं देखे हैं, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, तो उसके प्रैक्टिस सेट्स भी मैं आप लोग के लिए लेकर के आ रही हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पर भी। ICT की भी क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, रीजनिंग आपकी चल रही है। साथ साथ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल अवेयरनेस कि GA में किस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया रहेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिस पर क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर में। क्योंकि ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसका अगर आप सिलेबस देखेंगे तो बहुत ही ब्रॉड लेवल का सिलेबस है। कहाँ तक पढ़ना है, कितने क्वेश्चंस को करना है, कौन कौन सी चीज़ें पर आपको ध्यान देना है, ये जानना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले इसी तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। John Gutenberg developed the first known printing press in Germany, which was the first book in published in the press. जो जॉन गुटेनबर्ग थे जिसका प्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस जर्मनी में बनाया था, उनके द्वारा उस प्रेस से प्रकाशित पहली पुस्तक कौन सी थी? द रिपब्लिक, द बाइबल, द ओडिसी या फिर द मैग्ना कार्टा। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन जो कह रहा है कि जो पहली प्रिंटिंग प्रेस जो जर्मनी में बनाई गई थी, अच्छा कब बनाई गई थी इसको भी ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1448 की बात हो रही है यहाँ पर। 1448 में बनाई गई थी, तो वहाँ से जो पहली फर्स्ट बुक पब्लिश हुई थी वो कौन सी थी? तो वो पहली बुक थी द बाइबल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बहुत ही अलग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अभी आप जहाँ सारी क्वेश्चंस को देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये आइडिया लगेगा कि अलग अलग टाइप से क्वेश्चन, क्योंकि उसका सिलेबस जो होता है ना काफ़ी ब्रॉड होता है, तो उतने कम क्वेश्चंस होते हैं, चाहे तो एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन ले सकते हैं। तो आपको ज़्यादा चीज़ों को पढ़ना है। नेक्स्ट है, व्हाट डू वी कॉल द प्रोसेस थ्रू विच बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड लिटरेचर्स इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। उस प्रक्रम को क्या कहा जाता है जिसके माध्यम से जो जीवाणु और कवक के एंजाइम अपर को अधिक सरल अकार्बनिक पदार्थ में अवक्रमित करते हैं? अपचय, हुमसियन या फिर खंडी भवन या फिर निष्ठाचलन। यानी कि इंग्लिश में अगर हम देखें तो कैटाबोलिज्म कहते हैं या फिर ह्यूमिफिकेशन कहते हैं, फेर्मेंटेशन कहते हैं या फिर लीचिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जिसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका कैटाबोलिज्म कहलाता है, अपचय कहलाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। यानी कि जो क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि वो कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से जो जीवाणु या फिर कवक होते हैं वो एंजाइम्स को सरल या फिर सिंपली उसमें अकार्बनिक पदार्थ में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपकी अपचय कहलाती है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। तो ये आपका साइंस से रिलेटेड है क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो सार्थक से रिलेटेड दिया गया है। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन सार्थक इज एंड डैश। गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों और अध्यापकों को सर्वांगीण प्रगति सार्थक जो है वो डैश है, क्या है मतलब आपने पूछा है। indicative and suggestive NEP implementation plan for higher education, indicative and suggestive NEP implementation plan for school education, indicative and suggestive NEP implementation plan for technical education या फिर indicative and suggestive NEP implementation plan for legal education। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा यानी कि जो क्वालिटी एजुकेशन होती है उसमें जो स्टूडेंट एंड टीचर को होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू सार्थक में चलाया जा रहा है वो क्या है कि उच्चतर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का द्योतक और निरूपक है, स्कूल शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का द्योतक और निरूपक है, या फिर तकनीकी शिक्षा के लिए है, या फिर विधिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्यान्वयन योजना का द्योतक और निरूपक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कि स्कूली शिक्षा की यहाँ पर बात की जा रही है इंडिकेटिव एंड सजेस्टिव एनईपी इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर स्कूल एजुकेशन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। यानी कि जो सार्थक चलाया जा रहा है क्वालिटी एजुकेशन के लिए, यहाँ पर फुल फॉर्म इसकी दे रखी है कि स्टूडेंट एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। इसकी फुल फॉर्म भी जरूर से नोट कर लीजिएगा, पूछी जा सकती है। और ये किससे रिलेटेड है? ये स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी वाला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to the National Education Policy 2020, by which year the gross enrollment ratio in higher education including vocational education is to be increased to 50%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार किस वर्ष तक व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन का अनुपात 50% तक बढ़ाए जाने का लक्ष्य है? 2040 तक, 35 तक, 2050 तक या फिर 2030 तक। तो यहाँ पर एनईपी का आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चन है और अगर टीजीटी पीजीटी में आपने फॉर्म फिल किया है तो वहाँ पर एनईपी से रिलेटेड आपका अलग से क्वेश्चन पूरे पूछे जाने हैं। तो यहाँ पर जो टीचिंग एप्टीट्यूड का है वो ओवरऑल आपका 60 मार्क्स का हो जाता है, जिसमें 30 मार्क्स से आपके टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आए, एनईपी क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद एनईपी से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चंस अलग से पूछे जाएंगे और केस स्टडी से रिलेटेड भी होंगे। सब मिलाकर के टोटल आपका ये 60 मार्क्स का बनेगा। तो यहाँ पर 30 मार्क्स की जो टीचिंग वाला है वो तो मैं आप लोग को प्रैक्टिस सेट आ ही रहे हैं, प्री वैक्यू मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ और एनईपी वाली भी बहुत जल्द मैं एक आप लोग की सीरीज लेकर के आऊंगी। इसमें ज़्यादातर जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन एनईपी से बन सकते हैं वो सब वहाँ पर हम सॉल्व करवा देंगे। इसके लिए लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में यहाँ पर हायर एजुकेशन की बात की जा रही है, क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा, हायर एजुकेशन की बात की जा रही है, उसमें इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड कि उसमें हम नामांकन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें, 50% तक कर सकें, लक्ष्य रखा गया था 2035 तक का, 2035 तक का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वन द 2023 वुमेन T20 वर्ल्ड कप? वर्ष 2023 में आयोजित महिला वर्ग की T20 विश्व कप की विजेता टीम कौन सी थी? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, भारत। ये उस टाइम पर का 2023 में क्योंकि आपका एग्जाम हुआ था जो प्रीवियस वाला था, तो वहां पर उस टाइम का ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अब जो क्वेश्चन आएंगे वो इस टाइम पर जो आपके करंट अफेयर के स्पेशली जो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से रिलेटेड पूछे जाने हैं वो अभी जो चल रहा होगा, क्योंकि आपका दिसंबर में एग्जाम होगा तो ये मान करके चलिए कि आपको जो करंट अफेयर पढ़ना है वो आप मार्च के बाद से मार्च अप्रैल के बाद से लास्ट 6 मंथ का सफिशिएंट होता है, तो मार्च अप्रैल के बाद से आप नवंबर तक का पढ़ लीजिएगा, वहां से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन कह रहा है तो उस टाइम पर विजेता टीम जो थी वो ऑस्ट्रेलिया थी, ऑस्ट्रेलिया ने विन किया था और लगातार थर्ड टाइम, लगातार तीसरी बार इन्होंने जीता था। अगर टोटल आप देखेंगे तो टोटल 6 टाइम ये T20 वर्ल्ड कप जो था वो जीत चुकी है। और कहाँ पर हुआ था? तो ये साउथ अफ्रीका में हुआ था उस टाइम पर। अभी के जो करंट जो भी आपके लेटेस्ट हुए होंगे गेम्स में स्पोर्ट्स से रिलेटेड वो सारे देख लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन वहां से आपका स्पोर्ट्स से बन सकता है और ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आपके जरूर से बनते हैं, तो उसको जरूर से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर मिल्पा, रोका या फिर लदांग आर डिफरेंट नेम्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? आपसे कह रहा है कि जो मिल्पा है, रोका है या फिर लदांग है, किसके अलग अलग नाम है? ओपन कास्ट माइनिंग के हैं, अर्थक्वेक वेव्स के हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन के हैं। तो यहाँ पर इसको ये जो 3 नाम दे रखे हैं ये किस चीज से रिलेटेड हैं और अलग अलग जगह पर इसको अलग नाम से जाना जाता है, जैसे विवृत खनन है, भूकंप की लहरें हैं, वर्षा जल संचयन है, स्थानांतरित कृषि है। तो इसे ये स्थानांतरित कृषि जो होती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है उससे रिलेटेड है। और जो आपकी मिल्पा जो कहा जाता है, मिल्पा ये मैक्सिको में कहा जाता है इसे, जो मैक्सिको है वहां पर उत्तरी अमेरिका में, वहां पर इसको हम क्या कहते हैं? मिल्पा के नाम से जानते हैं। और जो रोका है वो कहाँ से रिलेटेड है? ये आपका ब्राजील से रिलेटेड है। और उसके बाद जो आ जाता है लदांग, ये लदांग कहाँ से रिलेटेड है? तो ये आपका हो जाता है मलेशिया से रिलेटेड। तो अलग अलग नामों, अलग अलग जगह पर इसे जो स्थानांतरित कृषि होती है उसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आपको क्लियर हो गया होगा सारी ही चीजों के बारे में, कोई भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है एक जो अवार्ड है उससे रिलेटेड पूछा गया है और इसको भी जरूर से देख लीजिएगा। जो अवार्ड आपके प्रीवियस में 6 महीने में हुए हैं उनको जरूर से देखिएगा, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपका बनेगा। तो यहाँ पर जो पूछा था, हु वाज अवार्डेड द साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022? तो 2022 में जो आपका हुआ था साहित्य अकादमी भाषा सम्मान वाला, तो वहां से रिलेटेड क्वेश्चन है कि किसको दिया गया था?
यहाँ पर चुंगखान यशवंत सिंह को दिया था, शशिनाथ को दिया था, उदयनाथ झा को दिया था या फिर कृष्ण भट्टाचार्य को। तो ये मिला था उदयनाथ झा को। किस लिए मिला था? जो शास्त्रीय और मध्यकालीन साहित्य है उससे रिलेटेड उनको ये जो पुरस्कार था दिया गया था। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है। कथन दिया गया है, साथ में उसका कारण बताया गया है। आपको ये देखना है कि दोनों सही है, और अगर सही है तो क्या जो रीजन दे रखा है वो कथन के बारे में ही बताता है। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर। बोथ इंडिया एंड द यूएसए हैव बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यानी कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में ही द्विसदनीय विधानमंडल है। उसका रीजन क्या दे रखा है? द अपर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर इन बोथ द कंट्रीज हैज एन इक्वल नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व्ड फॉर डिफरेंट स्टेट, कि दोनों देशों के विधानमंडल के उच्च सदन में अलग अलग राज्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या एक समान होती है। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है कि इंडिया और जो संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूएसए है, वहां पर जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय, तो करेक्ट है, दो सदन का है। माने इंडिया में भी जो विधानमंडल की अब बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा, तो विधानमंडल जो है उसमें दो सदन है, एक विधानसभा होता है, दूसरा क्या हो जाता है? विधान परिषद हो जाता है। तो पहला पॉइंट तो सही कह रहा है। दूसरा जो कह रहा है कि दोनों देशों के विधानमंडल के उच्च सदन जो होता है उसमें अलग अलग राज्यों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या जो होती है वो एक समान होती है। तो यहाँ पर कौन सा उच्च सदन होता है? तो उच्च सदन जो होगा वो आपका अगर इंडिया की बात करें तो वहाँ पर इंडिया में विधान परिषद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ विधानसभा मंडल की बात की जा रही है तो विधान परिषद है। अगर केंद्र की बात की जा रही होती तो वहाँ पर कौन सा हो जाता है? वो आपका हो जाएगा, जो राज्यसभा होती है वो उच्च सदन होती है। तो यहाँ पर आरक्षित सीटों की संख्या समान, तो ये वाला पॉइंट गलत है कि दोनों जगह पर जो रिजर्व सीटें हैं राज्यों की वो समान है, तो वो समान नहीं है, वो अलग अलग है। तो यहाँ पर कथन तो सही कह रहा है लेकिन उसका रीजन क्या है वो गलत है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आंसर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो आपके दे रखे हैं कि बोथ ए एंड आर करेक्ट है, या फिर नाइदर ए नॉर आर इज करेक्ट, ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग, ए इज रॉन्ग बट आर इज करेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला हो जाएगा, यहाँ पर थर्ड वाला, कि ए सही है लेकिन आर क्या है? गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका कथन और कारण वाला ही क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? As part of the major reforms to Union budget, the date of budget was advanced to 1st February for the first time from the budget for financial year 2020. The advancement of budget date has been done to enable early completion of the budget cycle. यहाँ पर क्या कह रहा है कि केंद्रीय बजट में बड़े सुधार किए जाने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2020 के बजट प्रस्तुतिकरण के समय से पहली बार बजट प्रस्तुत किए जाने की तारीख जो थी वो 1 फरवरी निर्धारित थी। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट तो गलत कह रहा है, क्योंकि जो 1 फरवरी में बजट प्रस्तुत किया जाएगा ये 2020 से नहीं 2017 से चल रहा है। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट तो क्या हो जाता है आपका? गलत हो जाता है, रॉन्ग हो जाएगा। अब इसका जो रीजन दे रखा है कि बजट प्रस्तुति की तारीख बजट चक्र को शीघ्र पूरा करने के लिए परंपरागत तारीख से पूर्व निर्धारित की गई है। तो यहाँ पर ये जो इसका रीजन दे रखा है, रीजन यहाँ पर सही है, लेकिन ये जो आपका 2017 में जब किया गया था ऐसा, तो इसी के रीजन की वजह से किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो कथन है वो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे कि कौन सा सही है, तो ए इज रॉन्ग बट आर इज राइट। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों को आपको पहले पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि इसमें से कौन सा आंसर जो है वो हो सकता है सारे सही हो, वो ए बी सी में भी हो सकता है, या फिर कोई भी आंसर आपका करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट इंडिया स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट। ISFR की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से कौन कौन सा सही है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर द फर्स्ट स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन 1947। कह रहा है कि पहली स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट जो थी वो 1947 से प्रकाशित हुई थी। फिर कह रहा है कि द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द वेनेनियल असेसमेंट ऑफ इंडिया फॉरेस्ट कैरिड आउट बाय फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया FSI। यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा किए गए भारतीय वनों की द्विवार्षिक मूल्यांकन पर आधारित, यानी कि 2 वर्ष में एक बार जो मूल्यांकन किया जाता है उस पर आधारित है। फिर कह रहा है कि बेस्ड ऑन द ISFR 2021 report, the total forest cover of the country is 21.71% of the total geographical area of the country। यहाँ पर कह रहा है कि जो ISSFR के वर्ष 2021 की रिपोर्ट है उसमें टोटल जो भौगोलिक क्षेत्र में कितने क्षेत्र में वन है, तो वो 21.7% है। डी वाला है कि
The ISFR 2021 report shows a decrease of forest cover as compared to the previous assessment. यहाँ पर कह रहा है कि 2021 से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पर पिछले मूल्यांकन की तुलना में वनाच्छादित क्षेत्र में ह्रास क्या है, यानी कि कमी हो गई है। अब वनों की संख्या जो है वो घट गई है, ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पर से कौन-कौन से आपके ऑप्शंस करेक्ट हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी और सी जो आपका दे रखा है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। जो ए वाला है 47 में दी गई थी, तो पहली रिपोर्ट 47 में नहीं आई थी, तो यहाँ पर ये वाला भी गलत हो जाएगा। सिर्फ बी और सी वाला पॉइंट जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड वाला या फिर कह सकते हैं ऑप्शन बी वाला। तो आज के वीडियो में हमने जनरल अवेयरनेस, इसे शॉर्ट में जीए कहते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आपने ये देखा कि जो अवार्ड मिलते हैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, स्पोर्ट्स जो हुए होंगे उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। कुछ जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं, एनईपी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी भी अच्छे से करनी है। अभी जो पेपर आप देख रहे हैं, जो पीजीटी का पेपर जो था, जिसमें कि आपके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे जनरल अवेयरनेस से, वो क्वेश्चंस मैंने आप लोग को सॉल्व कराए। इसी तरह जो टीजीटी का पेपर है या फिर जो आपके जो नॉन टीचिंग वाले पोस्ट के पेपर है, वो सारे ही उससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगी। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी, जिसमें कि सारी वीडियोज़ ऐड हो जाएँगी। तो उन सारी वीडियोज़ को ज़रूर से देखिएगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और किसी तरह का क्वेश्चन हो तो कमेंट करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।